तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना। जब चीज़ों के या फिर सर्विसेज के जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन लोगों की जो आमदनी है वो स्टैगनेटेड रहती है, तो तब यहाँ पर हमें लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो अफोर्डेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। लेकिन एक दूसरा पहलू होता है डिफ्लेशन, जो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पर कीमत जो है वो गिरने लगती है, और ये इतनी गिर जाती है कि भाई यहाँ पर जो स्पेंडिंग पावर है वो लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो डिफ्लेशन है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, मतलब कि डिज़ास्टर्स होता है ये। और फिलहाल जो डिफ्लेशन है वो चाइना में आ चुकी है, और चाइना जो है वो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और यहाँ पर डिफ्लेशन आना, इसका मतलब ये है कि भाई दुनिया पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, और भारत पर भी इसका नेगेटिव असर और पॉजिटिव असर दोनों पड़ेगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि डिफ्लेशन क्या है, चाइना में ये कैसे आ गई है, और भारत का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, इस समय या मैं कहूँ काफ़ी लंबे समय से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, और इसके पीछे नेचुरल और मैन मेड दोनों रीज़न है। कोविड की बात करें तो ये नेचुरल है, हालांकि ये आरोप लगते हैं कि इसे चाइना ने बनाया है, लेकिन अभी तक तो ऐसा साबित हुआ नहीं है, तो इसे हम नेचुरल में ही काउंट करेंगे। तो कोविड के आ जाने से जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है, जिससे जहाँ पर सामान पहुँचना चाहिए था वहाँ पर टाइम से सामान ही नहीं पहुँच पाया, या वो कभी पहुँचा ही नहीं, जिससे सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, और इन्फ्लेशन तो बढ़ी, लेकिन साथ में जीडीपी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा गिर गई। इसके अलावा पिछले 1.5 सालों से रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, जिससे जो एनर्जी है, जैसे कि क्रूड है और गैस है, इसमें दिक्कत आ गई इसकी सप्लाई में, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है। इसके अलावा रूस सबसे बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर भी है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी काफ़ी बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर है, लेकिन युद्ध की वजह से ये चीज़ें बर्बाद हो गई, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, और दुनिया भर में महंगाई अपने चरम पर पहुँच गई। और इसके अलावा यहाँ पर भारत में भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो महंगाई ने पिछले 15 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ये पहुँच गई है 7.44% पर, जो कायदे से 2 से 4% के बीच रहनी चाहिए थी, वो आजकल 7.44% चल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इससे सबसे बड़ा हाथ है फूड प्राइस का, क्योंकि देखा जाए तो सब्जी के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, और टमाटर तो 250 रुपये किलो तक चला गया था, तो बाकी की दूसरी सब्जियाँ हैं उसके रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जहाँ पर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, तो एक ऐसा देश भी है यहाँ पर जहाँ पर महंगाई घट रही है, और इतनी ज़्यादा घट रही है कि वो देश डिफ्लेशन में जा चुका है, और वो देश है चाइना, जहाँ पर मांग इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि चीज़ों के दाम ही घट रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखा जाए तो चाइना अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका असर भारत पर काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। भारत के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना स्विंग इनटू डिफ्लेशन एज रिकवरी फॉल्टर्स, यानी कि रिकवरी इतनी हो ही नहीं पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना है वो डिफ्लेशन में जा चुका है, यानी कि अपस्फीति में। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मिंट का आर्टिकल है, इंडिया स्लिप्स इनटू चाइना स्लिप्स इनटू डिफ्लेशन, हाउ विल दिस इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इस वजह से भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा एनपीआर, चाइना इज डीलिंग विद डिफ्लेशन, फॉलिंग प्राइसेस कुड बी अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल, यानी कि यहाँ पर जो चाइना में जो डिफ्लेशन हो रही है और इसकी वजह से प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इससे जो चाइना है उसमें इकोनॉमिक ट्रबल बहुत ज़्यादा आने वाला है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन तो समझ में आता है, मुद्रास्फीति, लेकिन ये जो डिफ्लेशन है वो क्या होता है, अपस्फीति, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब तो आप समझ ही सकते हो। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि किसी सामान या सर्विस का प्राइस बढ़ना। जैसे कि अगर मैं बिजनौर बस स्टेशन से बस के ज़रिए दिल्ली जाता हूँ तो मुझे लगभग 270 का टिकट लेना होगा, जबकि कुछ साल पहले यही टिकट मुझे 200 रुपये में भी मिल जाता था। इसका मतलब है कि टिकट का प्राइस बढ़ गया है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। पहले आपको टमाटर 20-30 रुपये में मिल जाता था, लेकिन अब 150 रुपये किलो के आसपास मिल रहा है, यानी कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जहाँ पर सप्लाई कम होने से उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, या फिर सर्विस की प्राइस जो है उसकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसके हिसाब से सर्विस बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डिफ्लेशन देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है इन्फ्लेशन का। इसमें सामानों और सर्विसेज की कीमत घट जाती है, प्राइस गिरने लगते हैं, और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जितने पैसे में वो पहले खर्च करते थे वो अब कम पैसों में ही वो सामान खरीद सकते हैं, यानी कि उनकी जो खरीदने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग इससे खुश हो जाते हैं, लेकिन इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक डाउन टर्न लेती है, जिससे मंदी में आ जाता है देश। इससे लॉन्ग टर्म में उस देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जॉब खत्म होने लगती है, प्रोडक्शन गिर जाता है, और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि चाइना में आजकल ये डिफ्लेशन कैसे हो गई है।
तो देखिए चाइना में डिफ्लेशन होने के मोटे मोटे दो कारण हैं, जिसमें पहला कारण है रियल एस्टेट सेक्टर। वैसे देखा जाए तो चाइना की ग्रोथ में जिस सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है वो रियल एस्टेट सेक्टर है, जिसमें चाइना की ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा पुश किया है। और चाइना की ओवरऑल ग्रोथ में रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% था, यानी कि चाइनीज़ इकोनॉमी की बैकबोन अगर कोई सेक्टर था तो वो है रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने एवरग्रांडे क्राइसिस का तो पता ही है, उसने अपनी औकात से ज़्यादा लोन ले रखा था जिसको वो बाद में चुका ही नहीं पाया और वो फिर बाद में डिफॉल्ट हो गई। और अब एवरग्रांडे के बाद कंट्री गार्डन, जो एवरग्रांडे के बाद चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन गई है, वो डिफॉल्ट करने वाली है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। मिंट, चाइनाज रियल एस्टेट सेक्टर फेसेस फ्रेश कंसर्न एज डेवलपर कंट्री गार्डन लैंड्स इन एवरग्रांडे लाइक क्राइसिस। यानी कि एवरग्रांडे में क्या हुआ था, उसने अपनी औकात से ज़्यादा लोन ले लिया था लेकिन फिर वो बाद में चुका ही नहीं पाया और इसके बाद में वो डिफॉल्ट कर गई। 300 बिलियन से भी ज़्यादा का लोन था। और इसी तरह से कंट्री गार्डन, जो एवरग्रांडे के बाद चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनी बैठी है, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, वो भी यहाँ पर डिफॉल्ट करने वाली है, डूबने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो पूरी तरह से क्रैश हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी गार्डन वो डूबने वाली है। तो चाइना की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो फेल हो गया, जिसके बाद चाइनीज़ सरकार ने इस पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए लोन लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और अब इन सब चीज़ों से प्रॉपर्टी की प्राइस गिर गई और चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बर्बाद हो गया और इससे लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया और इससे डिफ्लेशन बढ़ गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी वीक हुई है। आपको मैं बता दूं कि चाइना दुनिया की फैक्ट्री के रूप में जाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ से पूरी दुनिया में ही सामान एक्सपोर्ट किया जाता है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना बैठा है। लेकिन यहाँ पर कोविड, रूस यूक्रेन वॉर और जियोपॉलिटिक्स को लेकर दुनिया भर की इकोनॉमी वीक हुई है। जर्मनी तो रिसेशन में ही चला गया है, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो जर्मनी है। तो इस चीज़ से चाइना के एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और जब चाइना एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि चाइना का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा और इससे इन्वेस्टमेंट भी गिर जाएगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ ही नहीं होगी और इससे ना सिर्फ डिफ्लेशन होगी बल्कि चाइना की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा गिरेगी, जो चाइना के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और चाइना का ये ट्रेंड अगले कई महीनों तक चलने वाला है। हालांकि चाइना की सरकार यहाँ पर कई स्टेप ले रही है ताकि वो इकोनॉमी को थोड़ा बहुत ठीक कर सके, लेकिन ये काफ़ी नहीं है और ये वो फेल ही कर रहे हैं इस मामलों में। और डिफ्लेशन के कारण चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ ही गिरने वाली है, लेकिन इस चीज़ का असर भारत पर काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है और ये असर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट को देख लेते हैं। तो देखिए चाइनीज़ इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है, जिससे चाइना की जीडीपी गिर रही है और अब डिफ्लेशन से चाइना की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इसके अलावा आपको तो पता ही है कि चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहा जाता है, लेकिन चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने से भारत इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है और चाइना को पीछे छोड़कर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है दुनिया का। और ऐसा ही विकसित देश भी चाहते हैं, क्योंकि चाइना अपने यहाँ पर शिनजियान प्रोविंस में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है, ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है और चाइना में किसी भी तरह की कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और चाइना दूसरे देशों की जासूसी करता है अपने सामानों के ज़रिए, अपनी ऐप्स से, अपने मोबाइलों से और दूसरे सामानों से, जिससे विकसित देश चाइना से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और अगर विकसित देश चाइना से अपना सब कुछ समेटकर भारत में स्थापित करेंगे तो ये चीज़ भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि जो फॉक्सकॉन है वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भारत लगा रहा है, एप्पल भी यहाँ पर अपने जो आईफोन है वो भारत में बना रहा है और अब लैपटॉप भी भारत में बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। तो ये चीज़ भारत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है और भारत इसका फ़ायदा भी उठा सकता है। और विकसित देशों को एक ऑप्शन भी मिल जाएगा कि तुम नहीं तो हम भारत से ये करवा लेंगे, तो भारत ऐसे में फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन इसका हमें नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का इंपोर्टर है और आप देख ही सकते हो कि चाइना की जो स्टील इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इंटरेस्टिंगली चाइना अपनी ज़रूरतों का 70% आयरन ओर इंडिया से मंगाता है, यानी कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आयरन ओर का चाइना के लिए। लेकिन इन परिस्थितियों में प्रोडक्शन स्लो होने से चाइना इंडिया से ज़्यादा आयरन ओर इंपोर्ट कर ही नहीं पाएगा और इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत का जो एक ग्राहक है वो निकल जाएगा ना। और इसके अलावा चाइना के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं और भारत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि चाइना अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। और यहाँ पर चाइना के डिफ्लेशन से सामान सस्ता होगा, जिससे दुनिया की इकोनॉमी को तो फ़ायदा होगा और उनके यहाँ पर इन्फ्लेशन पर कुछ हद तक कंट्रोल भी होगा, लेकिन इससे चाइना में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा। फाइनली अब देखने वाली बात है कि भारत इसका फ़ायदा उठा पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।